अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है। ताहम कॉन्फ्रेंस के शुरका और मुंतज़मीन ने हुकूमत पर कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने और उसके इनेकाद में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम लगा दिया है। अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में होना थी, मगर गुज़िश्ता रोज़ के सेशन के बाद इंतज़ामिया ने आज के सेशन से पहले ही होटल को ताला लगाकर बंद कर दिया और पुलिस का कहना था कि यहाँ किसी कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन जमातों के कुछ रहनुमा गेट फलांग कर होटल में दाखिल हो गए और होटल का मरकजी दरवाज़ा अंदर से खोल दिया, जिसके बाद तमाम लोग होटल में दाखिल हो गए। बाद में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने होटल की लॉबी में ही कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया, जबकि पुलिस एहलकार और FC के दस्ते होटल के बाहर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। आज ये कॉन्फ्रेंस रोकी गई है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 की रिजीम है, इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। हम इन चीजों को रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो सारे साथियों का इकट्ठा होना है वो किस लिए? एक पॉइंट एजेंडा, आइन और कानून की बालादस्ती। पीका एक्ट देख लें, मीडिया के गले पे छुरी। आप डिजिटल पाकिस्तान बिल देख लें, मीडिया के और पूरे पाकिस्तान में आजाद सोच रखने वाले लोगों के गले पे छुरी फेर दी गई है। ऑपोजिशन पार्टियों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत FIR दर्ज हो रही हैं। आज ये कॉन्फ्रेंस जो रोकी गई है इसको मैं कंडेम करता हूं। हमारी डिमांड्स क्या है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9th पे का कमीशन, 26 नवंबर का इधर पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियों पे और उनके एक्टिविस्ट पे जो स्टेट ने गोलियां चलाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उसका कमीशन होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होगा। जबकि कॉन्फ्रेंस में शरीक JUI के सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा कि किसी और ने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया या नहीं बनाया, हुकूमत ने इसे कामयाब बनाने में अपना मुकम्मल किरदार अदा किया है। ये बिल्डिंग वकला की है, सुप्रीम कोर्ट बार की है। जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई 2013 और 14 में, मैं इसका सदर था। हमने उस वक्त के चीफ जस्टिस जिलानी साहब को बुलवा के इसका इफ्तिताह किया। आज जब एक सियासी अमल यहाँ होना था और वकला से मुतल्लिक एक इमारत को उस अमल में शरीक नहीं होने दिया गया और रोका गया, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये अमल उस हाल में होना था जिस हाल का नाम आसमा जहांगीर है, और किसी ने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया या नहीं बनाया, मगर कम अज कम हुकूमत ने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में अपना मुकम्मल किरदार अदा किया। हम यकीनन एस्टैब्लिशमेंट से जान छुड़वाना चाहते हैं, मगर हम उस तरह से जान छुड़वाना नहीं चाहते जिस तरह से हमने जो है नून के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक जान छुड़वाने की कोशिश की, मगर हमारा साइज 15 या 16 मेंबर से 8 पे रिड्यूस हो गया। हम नहीं चाहते कि इसके बाद जो है वो मजीद जो है कोई साइज हमारा रिड्यूस हो। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा कि हमें दरवाजे के बाहर खड़ा करके हुकूमत ने खुद ये साबित कर दिया कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है। पहले कि हम ये कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज इस बात को साबित करते कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, हुकूमत ने खुद ये साबित कर दिया सुबह हमको गेट के बाहर खड़ा करके। पाकिस्तान के जय्यद सियासतदानों को, उनको आप जब सड़क पे खड़ा कर देते हैं और FC के जवानों को उनके सामने खड़ा कर देते हैं, तो इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस हुकूमत ने कानून की हुक्मरानी से हटके इस हुकूमत ने आइन की पामाली की है, और यही बात हम करने आए थे जो इस हुकूमत ने साबित कर दी। इनको शर्म आनी चाहिए कि आज आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम इन्होंने लॉक करके रखा हुआ है। इस हुकूमत ने, जिसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है, कोई कानून और आइन की पासदारी नहीं की। ओनली सोल्यूशन आउट ऑफ दिस क्राइसिस इज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कॉन्फ्रेंस रोकने के जिम्मेदारों के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि हम ये गुफ्तगू नहीं रोकेंगे। आज इस वेन्यू पर जो हालात बनाए गए, अभी भी इस वक्त बाहर FC के दस्ते खड़े हैं, पुलिस की कंटिंजेंट मौजूद है और वो सिर्फ इन अहकामात को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने आए थे कि ऑपोजिशन की जो कॉन्फ्रेंस है उसको किसी भी सूरत ना होने दिया जाए। कहने को हम एक जमहूरी मुल्क हैं, कहने को ये जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज जो हुकूमत संभाली हुई है, ओहदे संभाली हुई है, बात जमहूरियत की करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन की एक कॉन्फ्रेंस से भी डरते हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि वो लोग मुस्तफी हो, वो आप इन ओहदों पर बैठे रहने के काबिल नहीं है कि जो ऑपोजिशन की आवाज से डरते हैं। हम ये गुफ्तगू कभी नहीं रोकेंगे, चाहे आप उसको जितना मर्जी है रोकने की कोशिश करें, जितना मर्जी है आप सोचों पर पहरे बिठाने की कोशिश करें। और इस्लामाबाद के होटल के बाहर पुलिस और FC के एहलकार मौजूद थे जिन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के सियासी मुशीरा सनाउल्लाह ने दावा किया था कि अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस करने से किसी ने नहीं रोका और अगर अपोजिशन का इत्तेहाद बनेगा तो इससे सैनिटी प्रिवेल करेगी। वो करें इस हुकूमत के पास ना मैंडेट है ना सलाहियत है, इसलिए हुकूमत खौफजदा है, इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता। बताएं कि किसने मना किया है? मतलब जहाँ पर आज फर्द ने, उन्होंने मिनिस्टर ने, किस ऑफिसर ने
मना किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि मना नहीं किया? मना नहीं किया या मना नहीं किया। हुकूमत क्या कोई सियासी कोशिशें भी करेगी इसको रोकने के लिए? सियासी इत्तेहाद बनेगा, उसकी सरबराही जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब कर लें, मौलाना फजल रहमान साहब कर लें, महमूद खान अचकज़ई साहब कर लें, तो इन लोगों के उसके दरमियान होने से जो है वो सैनिटी प्रिवेल करेगी, हिकमत प्रिवेल करेगी, सियासी गुफ्तगू होगी। वो इत्तेहाद जो है वो उस इत्तेहाद से जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार है उससे बैठ के गुफ्तगू कर सकेगा, डायलॉग हो सकेगा, उस डायलॉग के नतीजे में मामला जो है वो रिजॉल्व हो सकेंगे। तो ये कम से कम एक इंगेजमेंट का रास्ता ही खोलेगा, बजाय इसके कि जो तहरीक इंसाफ से आपकी इंगेजमेंट नहीं हो पा रही है या हुई थी तो वो कामयाब नहीं हो सकी। बिल्कुल ऐसे ही होगा। आज अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खान अब्बासी ने एलामिया पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया है कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। 8 फरवरी के धांधली शुदा इंतखाबात के नताइज मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान के जिम्मेदार हैं। मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं है। आइन की रूह से मुतसादिम तमाम तरामीम को ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। आइनी और इंसानी हुकूक की बेदरेक पामाली मुल्क में कानून की हुक्मरानी की मुकम्मल नफ़ी है। इंसानी हुकूक की पामाली इस गैर नुमाइंदा हुकूमत की फस्तायत की वाज़ेह दलील है। आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को सियासी सरगर्मी पर हिरासां, गिरफ्तार या कैद करने की इजाज़त नहीं देता। तमाम सियासी असीरों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अवाम और मीडिया की ज़बानबंदी के लिए पीका तरामीम को ख़त्म किया जाए। पानी के वसाइल की तकसीम 1991 के आबी मुआहदे के मुताबिक होनी चाहिए। मुल्क के मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। बिगड़ते मुल्क की हालात कौमी डायलॉग से पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की मुत्तफ़िका हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इज्तिमाई अमली जिद्दोजहद को जारी रखने का अहद करती हैं। ये जिद्दोजहद पाकिस्तान के मसाइल के हल और अवाम की फलाह को यकीनी बनाने तक जारी रहेगी। एक तरफ जहाँ PTI अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिशें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमत पर इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाने की भी कोशिशें कर रही है। और इस सिलसिले में अमेरिका पर भी जोर देती रही है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाए। भरपूर लॉबिंग की जा रही है अमेरिका में। अब तक किसी अमरीकी अहदेदार की तरफ से तो इमरान खान की रिहाई का बाज़ाब्ता मुतालबा नहीं किया गया है, लेकिन अमरीकी अरकान कांग्रेस जो विल्सन और ऑगस्ट प्लूगर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिखकर जोर दिया है कि वो इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। इस पर रद्दअमल देते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि ये एक लतीफ़ा है कि अमेरिका इमरान खान को रिहाई दिलाएगा, फिर इमरान खान रिहा होकर पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी से रिहाई दिलाएंगे। सारी PTI की एक ही उम्मीद है कि शायद माई बाप अमेरिका बनकर हमें निजात दिलाए। कल तक यही कहते थे हम कोई गुलाम है, हम कोई किसी की डिक्टेशन लेंगे। तो ये तो लतीफ़ा है कि अमेरिका इमरान खान को रिहाई दिलवाएगा, फिर इमरान खान रिहा होके पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी से रिहाई दिलाएंगे। इस किस्म के लतीफ़े मेरा ख्याल है लोग अब समझ चुके हैं। सारे मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे, मगर पहले JUI के सेनेटर कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद। कामरान मुर्जा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबकी नज़रें इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम पर है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात क्या फ़ैसला करेगी, मौलाना किस तरफ जाएंगे। आज जब आपने ये जुमला कहा कि कोई और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाता या ना बनाता, हुकूमत ने इसे कामयाब बनाने में अपना मुकम्मल किरदार अदा किया है, तो क्या हुकूमत ने आज आपको और इस अपोजिशन इत्तेहाद को या तहरीक इंसाफ को करीब लाने में भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है? क्योंकि कल शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा कि अभी इख्तिलाफात बाकी हैं आप दोनों के। हाँ, इख्तिलाफात यकीनन बाकी हैं और इख्तिलाफात अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुए, मगर कम से कम हम कुछ इशूज़ पे इकट्ठे हैं। उसमें एक इशू ये है कि इलेक्शन एज ए होल 2024 का, उसमें सूबे भी शामिल हैं। वो सारा धांधली ज़दा है और ये धांधली हमेशा से होती आई है, मगर इस दफ़ा धांधली ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। दस्तूर की पामाली यकीनन हो रही है और इस बात पे भी कोई हमारा इख्तिलाफ नहीं है। जद्दोजहद का तरीका जो है इस पे इख्तिलाफ हो सकता है, मिल के चलना या ना चलना इस पे इख्तिलाफ हो सकता है, और वो मामला जो है वो अब तक हल तलब है। और अगर आज ये करने दी जाती कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पर जिससे प्लान था, तो क्या मौलाना ऑनलाइन खिताब करते इससे या ना करते? मौलाना मदीने में है और मदीने का एक अपना एहतराम है, और मेरा ख्याल है कि वहाँ जब कोई शख्स इबादत के लिए गया हो तो वो फिर इबादत ही करे। ये तय था पार्टी के अंदर कि हैदरी साहब की सरबराही में, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं और वो जो है वो आएंगे और वहाँ पे अपनी अपनी बात रखेंगे। हम आए, अपनी बात रखी, और वो कि हम इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है,
मगर बतौर मुबस्सर, बतौर ऑब्जर्वर हम वहाँ पे आए और अपनी बात हमने रखी है वहाँ पे। और आपके इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना इसी बात से जुड़ा है कि आपके और तहरीक इंसाफ के आपस के इख्तिलाफात ख़त्म होते हैं या नहीं? ऐसा है कि हमारा एक माजी तो यकीनन रहा है और वो माजी जो है वो तल्ख है। उसको तल्ख माजी को हमने वर्किंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया है। हमने उसको इस हद तक ले आए कि हमने आपस में एक दूसरे को इंगेज किया मुख्तलिफ बातों पे और हम इकट्ठे जो है वो खाना खाने की हद तक या बातचीत की हद तक या तनकीद न करने की हद तक आ गए हैं। अब मज़ीद आगे बढ़ना जो है कुछ चीज़ों से मशरूत है और वो चीज़ें जब हो जाएंगी, जब वो मामला सेटल हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमको अब तक ये भी पता नहीं है कि जदोजहद का तरीक़ाकार क्या है दोस्तों के जहन में। आया उस जदोजहद के तरीके को हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम अब कुछ क्लैरिटीज़ जो है ना वो हमको रिक्वायर्ड है। कुछ क्लैरिटीज़ मिलेंगी तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एज ऑफ नाउ तहरीक इंसाफ कह रही है कि ईद के बाद हम सड़कों पर होंगे, मुल्क गिर एहतजाज होगा। एज ऑफ नाउ ये कहा जा सकता है कि उस एहतजाज में JUI नहीं होगी या आप सोचेंगे? ये बात प्री मैच्योर है कि होगी या नहीं होगी, मगर अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं है और हम ऐसा डिसीजन कर भी नहीं सकते अनलेस कि हमारी बॉडीज जो है वो इस बात को डिसाइड कर दें। हमारी जनरल काउंसिल का इजलास 20 अप्रैल को है और उसके बाद फिर शूरा बुलाई जाएगी, उसके बाद फिर आमला बुलाई जाएगी। तो अनलेस कि जो ना हमारी बॉडीज जो है वो किसी प्रोग्राम को अप्रूव करें, हम इस वक्त तक जो है वो नहीं कह सकते कि हम क्या करेंगे। साहब मगर आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर साहब को बताए थे, गालिबन आप मीडिया पे बात कह चुके हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ात बताए हुए आपको बड़ा टाइम हो गया, उनकी तरफ से जवाब नहीं आया? 12 या 13 तारीख को हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो कन्वे कर दिए थे। 12 तारीख मुझे मेरा ख्याल याद पड़ती है, 12 को कन्वे कर दिए थे। फिर हुसैन साहब ने 13 को मुझसे वो सब बातें जो है वो रिपीट करवाई थी। उन्होंने कहा था कि जी आप दोबारा रिपीट कर दें, मैं नाम नहीं बताऊँगा किसको बताने। तो वो उसके बाद मैंने रिपीट भी दूसरे दिन कर दी थी और फिर उसके बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो जब तक जवाब नहीं आएगा मैं मौलाना को कन्वे नहीं कर सकता या पार्टी को कन्वे नहीं कर सकता। तो जब तक कन्वे नहीं होगा उस वक्त तक कोई डिसीजन भी नहीं हो सकता। 2 हफ्ते हो गए आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ात कन्वे किए हुए, आप कह रहे हैं जवाब उनकी तरफ से नहीं आया, तो मुलाकात तो आपकी होती होगी, इजलास में भी हुई होगी, तो उन्होंने क्या वजह बताई जवाब ना देने की? पहले जो वजह बताई गई थी, एक आध दफ़ा मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि जी खान साहब के केसेस जो है ना वो कोई उन्होंने लंबे जो है ना उसमें एडजमेंट डाल दी है और इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर उसके बाद भी जवाब नहीं आया तो फिर बार बार मुझे कहना जो है शायद अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अगर उन्होंने कुछ बताना होगा तो खुद बता देंगे। अगर कोई बात होगी ऐसी या मौलाना साहब के इल्म में ले आएंगे या मेरे इल्म में ले आएंगे, मैं उनको कन्वे कर दूँगा। PTI की तरफ से अली बिन गंडापुर मौलाना के खिलाफ ज़ाहिर कंसिस्टेंट बयानात दे रहे थे, इस सब के बावजूद कि PTI आप लोगों को अप्रोच कर रही थी, उनका बतौर पार्टी सदर हटाया जाना कि कहीं ना कहीं बर्फ पिघलाता है? नहीं, हम दूसरी पार्टी के किसी इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं करते। हमें सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के हवाले से जो है वो हमारी रिजर्वेशंस हैं, हम वहाँ पे ये हमारा इशू है यकीन। मगर अली अमीन साहब जो है वो वहाँ पे CM रहें CM ना रहें, ये उनकी पार्टी का अपना मामला है। सब और अब 26वीं आईनी तरमीम के लिए आपकी जमात ने वोट दिया, आज तकारीर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हुई और कलअदम करार देने का मुतालबा भी तहरीक इंसाफ कर रही है, बहुत तनकीद करती है 26वीं आईनी तरमीम पर और पार्लियामेंट के इसमें किरदार पर, और आपका किरदार है इसमें। उसमें मेरी बाकी स्पीच का आपने बाकी हिस्सा जो है ना वो नहीं सुनाया या सुना नहीं, तो उसको सुन लीजिए। मैंने सारी बातें सामने रख दी हैं, बल्कि इससे और भी ज़्यादा बहुत सी बातें हैं। उसको फिर बैरिस्टर गोहर ने रिस्पॉन्ड भी किया है किसी तरह से, मगर मैं उनकी उन बातों से, बैरिस्टर गोहर साहब की उन बातों से इत्तेफाक नहीं करता। इस बात के जो विटनेस हैं कि वो लास्ट मोमेंट तक जो है ना वो जो अमेंडमेंट्स होती रही, अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा जा सकता है क्योंकि अटॉर्नी जनरल भी उस दिन जो है सेनेट हाल में मौजूद थे, या आजम तारड़ साहब से पूछा जा सकता है। वो अमेंडमेंट्स आके लास्ट मोमेंट पे वर्बली जो है ना मैंने करवाई थी और वो PTI के कहने पे हुई थी। और PTI ऑन बोर्ड थी कि हाँ इस सूरत में 26वीं आईनी तरमीम हमें मंजूर है? ये नहीं कहा जा सकता, मगर उन्होंने कहा कि ये जो हमें बताया गया है, जो हमें बताया गया था, जो आपने कन्वे किया था, देखिए इसमें जो है ना ये गड़बड़ है। तो मैंने एक जगह पे मैंने उनके साथ एग्री किया था, मैंने कहा एक जगह पे ये गड़बड़ मौजूद है, दूसरी जगह पे वो गड़बड़ बन नहीं रही थी। वो बात में मैंने गो के उसको भी कन्वे किया था, तारड़ साहब से कन्वे किया था, तो फिर जो उनके आर्गूमेंट थे उसमें वेट था।
वो एक चीज़ जो है वो एक उसमें हमने ठीक करवाई थी उसमें। अच्छा, और आपने आज ये भी कहा तकरीर में कि हम ये नहीं चाहते कि जो हम पीडीएम के बना और उसके नतीजे में जो हमारी सीटें 16 से 8 हो गई, 2018 में 16 थी, 2024 में 8 हो गई। अब हम ये सूरत हाल नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से कोई इत्तेहाद बने। मतलब मसला है कि आपके लिए चैलेंज ही है, आपका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादातर, और अगर इत्तेहाद आगे बढ़ता है वो हुकूमत को कमज़ोर करता है, तहरीक इंसाफ और पॉपुलर होती है, आपकी को पॉपुलैरिटी शायद उस हिसाब से ना मिले जिस हिसाब से तहरीक इंसाफ को मिलेगी। तो चैलेंज तो आपके लिए हमेशा रहेगा। चैलेंज हमारे लिए हमेशा रहेगा, और ये चैलेंज भी देखिए कि आप अगर 2024 से पहले चले जाएं या 2022 से पहले चले जाएं तो उस वक्त भी शायद कोई भी पार्टी जो आज गवर्नमेंट में है शायद इस ताकत में नहीं थी कि कोई अपना कोई बड़ा प्रोसेशन भी कर सकती। ये JUI थी जो सड़कों पे आई, उसका वर्कर सड़कों पे आया और सारे मामलात को लीड करते हुए मामलात को इस स्टेज पर पहुंचाया गया। मगर जिस वक्त इलेक्शन का टाइम आया तो उस वक्त ये कहा गया कि मौलाना को उसकी साइज के अंदर रखा जाए। ये बात कन्वे भी हो गई थी हम तक, और ये जब कन्वे हो गया तो ज़ाहिर अफसोस भी होता है, मगर उस वक्त शायद मौलाना जो है ना उनको शायद इस बात के ऊपर इतना वो यकीन ना हो, मगर इलेक्शन के बाद नतीजा शायद इसी तरह से आया। जब आप कहते हैं कि ये कन्वे किया गया कि मौलाना को अपने साइज़ में रखा जाए, तो फिर यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मौलाना को साइज़ में रखने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाई गई। यकीनन इसमें कुछ शायद हम ये समझते हैं कि इसमें इंतज़ाम जो था उस इंतज़ाम में मौलाना साहब जो है वो शायद उसमें कहीं पे फिट नहीं आ रहे थे, तो उस इंतज़ाम कर जो किया गया था उसकी वजह से जो है मौलाना को इस तरह से उनका साइज़ काटा गया। मतलब फिर ये मसला कैसे हल होगा? तहरीक इंसाफ ज़ाहिर ये बात मानेगी नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट ने, इदारों ने मौलाना को लिमिट में रखने के लिए तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाया। उनकी तो अपनी एक अलग चार्जशीट है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। कैसे ये फासला दूर होगा आप दोनों के दरमियान? हमने उनकी एक तजवीज़ दी थी कि हमारी बात जो है वो दुरुस्त भी हो सकती है। बड़े शुरू में इनिशियल स्टेज पे हमने तजवीज़ दी थी, मैंने खुद दी थी, और इनिशियली जो है ना वो एग्री भी कर रहे थे। हमने कहा था कि आप कह दें कि हम खैबर पख्तूनख्वा में हम ऑडिट करवाने के लिए तैयार हैं और एक प्रेशर भी बिल्ड हो जाएगा। आप जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अपने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक खत लिख दीजिए और कहिए कि जी मैं ऑडिट जो है एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से मैं ऑडिट करवाने के लिए तैयार हूँ, और हम इस तरह से बाकी मुल्क में भी एक प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे। इनिशियली तो उन्होंने एग्री किया था, मगर बाद में उन्होंने कहा कि हम तैयार तो हैं, मगर जब पूरे मुल्क में होगा। तो वो जब पूरे मुल्क में होगा तो फिर वो इसी तरह से मामला चल रहा है। यानी आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ये पहल कर सकती थी कि जी हम अपने तई खैबर पख्तूनख्वा के लिए तैयार हैं। इनिशियली वो माने भी, फिर उन्होंने कहा नहीं पूरे मुल्क में एक साथ होगा। ये मीडिया पे इस तरह से जो दोस्त आते थे और हम इकट्ठे बैठे होते थे तो वो उसमें एग्री करते थे। आप पुराने क्लिप्स निकालेंगे तो आपको भी मिल जाएंगे, मगर उसके बाद फिर जो ना वो अल्टीमेटली ये बात तब्दील हो गई, उस बात के साथ मशरूत हो गई कि पूरे मुल्क में होगा तो फिर करेंगे। तो अब पूरे मुल्क में ना होगा तो फिर नहीं करेंगे। फिर इस तरह से मामला चल रहा है, वरना ये बात बड़ी आसानी से शायद सेटल हो जाती है इनिशली कि कोई गड़बड़ अगर हुई है तो 10% 15% जो है ना वो हल्के खोल लिए जाते, उसका आदत हो जाता, फ्रांसिक हो जाता, तो बात पता चल जाती, खैबर पख्तूनख्वा में पता चलती, तो इसका असर जो है पूरे मुल्क पर शायद पड़ता। मतलब फिर ऐसी सूरत हाल में तो हुकूमत फिर क्या सुकून से रहे, क्योंकि आपके इस निज़ाम के साथ इख्तलाफ के ऊपर आपके तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ हावी है। वो हम अपनी जदोजहद करेंगे। हमारा आप ये देखेंगे कि अप्रैल के महीने में हम शायद जो है ना वो ज़्यादा जो है ना एक्टिव हो जाएंगे पॉलिटिक्स में 20 अप्रैल के बाद। और अकेले या इत्तेहाद की सूरत में? ये अभी जो फैसला होना बाकी है, मगर 20 अप्रैल के बाद ज़्यादा एक्टिव किरदार, ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर पाएंगे। और वो किरदार हुकूमत को घर भेजने के लिए ही होगा? जी, हुकूमत के अगेंस्ट होगा। हम हुकूमत के साथ कभी भी नहीं जाना चाह रहे। किसी के अगर जहन में ये है कि हम हुकूमत के साथ जाएंगे तो ये कभी भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत से पूछेंगे कि वो इस सारी की सारी सूरत हाल से कैसे निपटेंगे। इसी तरह निपटेंगे जैसे आज निपटा गया है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि शायद ना इतनी हेडलाइंस बनती, ना इस तरीके से कॉन्फ्रेंस कामयाब होती जो क्रैकडाउन की वजह से कामयाब हो गई। एक ब्रेक के बाद एक तरफ अपोजिशन एहतजाज की कॉल दे रही है, वो कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही है, होटल बंद किया जा रहा है, और दूसरी तरफ
हुकूमत अपने साइज़ में इजाफा कर रही है। आज वफाकी काबीना में तोसी हो गई, 13 वफाकी वज़रा और 11 वज़राए मुमलिकत को काबीना में शामिल कर लिया गया है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी भी वज़ीर मुमलिकत का हल्फ उठाने वालों में शामिल थे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तलाल चौधरी साहब, ये अपोजिशन से आप इतने खौफजदा हैं कि एक कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे नहीं हम क्यों रोकेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। आज तो होटल ही बंद कर दिया गया, उन्हें दीवार फलांग कर जाना पड़ा, फिर अंदर जाके उन्होंने अपनी तकारीर की हैं। इतनी खौफजदा क्यों है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ख़बरों में रहने के लिए जब डिवाइडेड अपोजिशन हो, जब ये इनको इकट्ठे होने का कोई इम्कान ना हो और ये एक दूसरे से ही दस्तो गिरेबा हैं, और ना सिर्फ एक दूसरे से बल्कि पीटीआई तो अपने अंदर उसके कई ग्रुप और धड़े हैं, तो उस सूरत हाल में फिर हेडलाइंस बनाने के लिए या अपने कॉन्फ्रेंस को कामयाब दिखाने के लिए आपको इसी तरह करना पड़ता है। और अगर छोटे मोटे कोई एसओपीज़ हैं और वो अगर आपको जिस होटल में आपने बुकिंग करवाई है, आप भी बहुत दफ़ा जाते होंगे शाहज़ेब साहब, अगर होटल वाला कहे कि शनाख्ती कार्ड ले आएँ, पासपोर्ट दे दें, फ़लाँ चीज़ दे दें, तो क्या आप नहीं देते? या आप दीवार फैलांग के या दरवाज़ा तोड़ के कहें कि नहीं मैंने इसी कमरे में रहना है लेकिन देना कुछ नहीं है? तो बात ये कहते हैं कि आइन की बालादस्ती होगी और कानून की साहब ये नहीं होता ना कि होटल में मैं चेक इन कर लूँ 2 दिन के लिए और मैंने बुकिंग भी कराई हो, पहले दिन वो करने दें और दूसरे दिन मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दें। या तो ये हुआ है ना, पहले दिन वो उन्हें करने दिया गया, दूसरे दिन कहा गया कि नहीं जी हमारे पास एनओसी नहीं, होटल और एंट्री बंद कर दी गई। नहीं, देखिए बिल्कुल, जब आप कोई वादा करके कि मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, आप मुझे मेरा कमरा या मुझे मेरी बुकिंग कर दें, और उसके बाद फिर आप ना वो दें और फिर सीनाजोरी भी करें। और दूसरी बात ये है, मुझे ये बताइए, ये आपको ये बात आपको होटल ने बताई, अगर ऐसा है तो वहाँ पुलिस और एफसी क्यों खड़ी हुई थी इतनी बड़ी तादाद में? गुजारिश सुन लेना, अगर पुलिस एफसी वहाँ पर खड़ी थी तो क्या किसी ने किसी को पकड़ा? किसी ने वहाँ कोई कोशिश की? इतनी बड़ी तादाद में लोग तो नहीं थे कि वो डिस्पर्स नहीं हो सकते थे। और ये मीटिंग्स इस्लामाबाद में कितनी होती हैं? पार्लियामेंट के अंदर होती हैं अपोजिशन की मीटिंग्स, उसके बाद ये मीटिंग्स इनके घरों में होती हैं, ये मीटिंग्स खाकान अब्बासी साहब के घर में होती रही है। तो किसने कभी पूछा भी है? बाकी सिक्योरिटी के लिए अगर वहाँ कोई फोर्स खड़ी थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनको पकड़ने के लिए या वहाँ सब कुछ ख़त्म करने के लिए। बात तो ये, रिज़ल्ट क्या निकला है मुझे ये बताइए। ये कहते हैं कि ये आइन की बालादस्ती चाहते हैं, ये एक अच्छा इलेक्शन चाहते हैं, साफ और शफाफ। भाई केपी में अपोजिशन ANP और फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि थैले खोलें, तो सबसे पहले ऑर्डर वहाँ से थैले खोल देना। और सब जाहिर है तो इसके बाद आज भी अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा है कि इस बात पर हमारा इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, और जब तक नहीं होगा हम इस इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। क्या यही बात कि मौलाना इनकी तरफ आपको जाते नहीं दिख रहे और ये बात आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, यानी खौफ है या गरूर है हुकूमत को जो ये सब कर रही है? वरना ये कॉन्फ्रेंस आज हो जाती, इतनी बड़ी खबर ना बनती जितनी बन गई है। ना खौफ है और ना अल्लाह ताला कभी गरूर हमारे दिल में डाले, अल्लाह माफ़ करे। देखिए मामला ये है कि इनका रवैया सियासी नहीं है। PTI जो मेन जमात है उनके अंदर सियासतदान जो कि सियासी जिनकी सूझबूझ है वो आज कहाँ हैं? वो नज़र नहीं आएंगे। आपको ऐसे ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनका सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं था। और यानी देखिए, मुझे किस पार्टी ने कभी अपनी 2 सूबाई हुकूमतें तोड़ी हैं, इस्तीफे दे दिए पार्लियामेंट से निकल के? क्या मिला इन्हें? इसी तरह मगर साहब आज तो अलायंस जो ग्रैंड अपोजिशन का अभी अलायंस बना नहीं है, मगर अचकज़ई साहब थे ना, अचकज़ई साहब के रवैये पे तो आप वो सवाल नहीं उठाएंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब थे, कामरान मुर्तज़ा साहब थे, GUI का वफ़द था, ये लोग तो PTI के साथ थे ना, तो इन लोगों के किरदार पर तो आप वो सवाल नहीं उठा सकते जो आप PTI पर उठाते हैं। देखिए, ये लोग भी, इनको भी सोचना चाहिए। सबसे पहले तो अचकज़ई साहब को इन्होंने आगे लगाया और सियासी कमेटी का इन्होंने उसको सरबराह बनाया। उसके बाद जो उनके साथ इज़्ज़त अफजाई जो उनकी हुई, उसके बाद दूसरा एक्सपीरियंस फजलुर रहमान साहब को हुआ। 26वीं तरमीम में उनको आगे लगा के अपने तमाम मुतालबात तस्लीम करने के बाद उनको वोट क्या, उनको इज़्ज़त भी नहीं दी। आज के दिन तक भी तस्लीम नहीं करते कि 26वीं तरमीम में तमाम इनके मामलात को फजलुर रहमान साहब ने देखा, इनके साथ खड़े हुए और कहाँ गए?
इनका रवैया सियासी नहीं है, ये लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। और ये उस वक्त डंडे के जोर पे लोगों को साथ रखते थे। इनके साथ जो उस वक्त जमातें थी, आपको याद है कि अजलासों की हाजिरी पूरी करनी होती थी या वोट कोई बिल पास होना होता था तो डंडे के जोर पे करवाते थे, क्योंकि इनका रवैया सियासी नहीं है, ये सियासत इनको आती नहीं है। ये तो बनी ये पूरी की पूरी पार्टी भर्ती से है। और अगर क्या कहते हैं ज़हीरुल इस्लाम साहब और पाशा साहब ना होते तो ये, या फैज़ साहब का फैज़ ना होता तो ये यहाँ तक कभी पहुँचते ही ना, इनका यहाँ आज कोई नाम लेवा नहीं होता। तो जब तक सियासी रवैया नहीं अपनाएंगे। साहब, आज आप इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पर ना होते तो आज आपने हल्फ उठाया होता क्या? देखिए, गुजारिश ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट भरपूर हमारी मुखालिफ थी 2013 में, जब पकड़ कर बंदे लाए जाते थे, याद करें उस वक़्त परवेज़ लाई भी कहते थे हमारे बंदे तोड़ के, पीपल्स पार्टी भी कहते थे कि तोड़ के पीटीआई में जा रहे हैं। उस वक़्त भी नवाज शरीफ ने 2/3 अक्सरियत ली, मैं उस वक़्त भी MNA अल्हम्दुलिल्लाह बना। 18 में RTS बैठाया गया, फैज़ का फैज़ इनके साथ था, हम फिर भी लार्जेस्ट पार्टी बने। हमें जब हवाएं मुखालिफ भी हो, हमने तब भी जीत के दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी परफॉर्मेंस और हमारे लोग, हमारा एतमाद है। हवाएं जब मुखालिफ हो तब तो आपने जीत के दिखाया है। इस दफा तो सवाल ये हो रहा है कि हवाओं का रुख आपके हक में था, इसलिए नहीं जीत सके आप। नहीं, देखिए बिल्कुल, देखिए ना ये मामला मैं तो आपको कह रहा हूं ना, चले छोड़े ना, हम तक बाद में आए। KPK के थैले क्यों नहीं खोलते? क्यों KPK में अगर इनकी जीत बिल्कुल ठीक है, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, ANP कह रही है, इनके बाकी सियासी मुखालिफ कह रहे हैं, तो वहां के थैले खोल दें। और सब ये जो मौलाना के साथ इनका इख्तिलाफ है, आपके इस वक्त एतमाद की वजह यह है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पर खड़े हैं, या यह है कि मौलाना पूरी तरह उनके साथ नहीं खड़े? नहीं, हमारे एतमाद की वजह हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे इत्तेहादी हैं। हम लोगों को सियासी तौर पर जो वादे करते हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। हमने अपनी 1 साल में परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई है। और हमारा इत्माद जो है, हमें नज़र आ रहा है कि हमारा मुखालिफ जो है उसको सियासत वो उसको आती नहीं है, वो तो कंधों पे बैठ के आता है और कंधे दस्तयाब नहीं है। और बाकी रही बात, हमारा हमेशा तकिया अपने लोगों पे और अपनी परफॉर्मेंस पे रहा है। हाँ, अदारे हमारे साथ खड़े हैं। इस वक्त जो स्टेबिलिटी है, इस वक्त जो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इसमें अदारे भरपूर तौर पर हुकूमत का साथ दे रहे हैं। और हम बिल्कुल ये इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस और पाकिस्तान के आगे बढ़ने में अदारों का भरपूर रोल है। और हम इस पार्टनरशिप को लेकर चलेंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। हम बिला वजह तो नहीं लड़ रहे किसी को, और जब वो अमल दखल नहीं करते, जब वो अपनी हद से बाहर नहीं निकलते, तो हम क्यों लड़े? हमारी लड़ाई उस वक्त तक थी जब तक वो अमल दखल कर रहे थे, जब तक वो हमारे मुखालिफ PTI को कंधों पर बिठाए हुए थे। और अब ऐसा नहीं है, अदारे अपने दायरे में पाकिस्तान और हुकूमत के साथ चल रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। मतलब ऐसा है कि उन्हें कंधे से उतार कर आपको कंधों पर बिठा लिया है, या वो न्यूट्रल हुए हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने तो आपको बताया 13 और 18 की एग्जाम्पल दी है। जब हमारे मुखालिफ कंधों पे बैठे हुए थे, RTS बैठ जाता था, लोग पकड़ के इनके लाए जाते थे, टिकटें ये बांटते थे, हमने तब भी जीत के दिखाया, कभी 2/3 अक्सरियत से, कभी सादा अक्सरियत से। और इस दफ़ा अगर अदारे न्यूट्रल थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई पहली दफ़ा नहीं जीते। और बात रही कि ये जो बार बार कहते हैं, मुझे ये बताइए, कभी ये बयानिए को इस साइड पर कोई नहीं लेके जाते परफॉर्मेंस की? क्यों नहीं कहते कि यार उसी कॉन्फ्रेंस में कहते कि इन 13 सालों में देखें हम बड़े जमहूरियत पसंद है, असूल पसंद है, हमने देखे KP बदल के रख दिया है, आए देखें जाके वो बिल्कुल यूरोप बना हुआ है। अब मुझे ये बताइए, इनके ये सारे सिनेरियो में जो भड़कें या इनकी वो एक किताबी बातें हैं, परफॉर्मेंस पे ये क्यों डिबेट को नहीं लेके आते? आए ना परफॉर्मेंस पे, आए 1 साल की KP में और 1 साल की पंजाब की कारकर्दगी, आए वफाक की पहले साल की और इनके पहले साल की कारकर्दगी। बहुत शुक्रिया तहज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत पूरे एतमाद नजर आ रही है, उसका इजहार भी कर रही है। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखें। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान और उसके दोस्त मुल्जिम शराज के जिस्मानी रिमांड में आज मजीद 5 दिन की तौसीह कर दी गई है। आज अदालत में मुल्जिम अरमगान ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि पुलिस तहवील के दौरान उसे ना खाना दिया जाता है और ना ही वॉशरूम जाने दिया जाता है, जिस पर इज़हार दहशतगर्दी अदालत के जज ने उससे कहा कि 10 दिन बाथरूम ना जाने वाला इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। इसके अलावा आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुल्जिम अरमगान के 2 मुलाजमीन के 164 के बयानात रिकॉर्ड करा लिए गए हैं, जहां दोनों गवाहों ने मुल्जिम अरमगान और शराज के साथ साथ उनके वकला की मौजूदगी में 6 जनवरी को अरमगान के घर पर होने वाले वाक़े की तफसीलात बयान कर दी हैं और दोनों मुल्जिमान को शनाख्त भी कर लिया है।
जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर के मुताबिक मुल्जिम अरमगान के मुलाजिम गुलाम मुस्तफ़ा ने बतौर गवाह अपने बयान में बताया कि 6 जनवरी की रात को 9 बजे घर पर एक लड़का आया था। हमने दरवाज़ा खोला था, उसने ट्राउज़र और जैकेट पहनी हुई थी। हमने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। वो बॉस से मिलने ऊपर वाले कमरे में चला गया। 1-1.5 घंटे बाद गालम गलूच की आवाज़ें आई और फिर 2 या 3 फायर हुए। बॉस ने कैमरे में देखकर हमें आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि कपड़ा और शावर ले आओ और खून के निशानात साफ कर दो। जो लड़का आया था वो खुद तो वहाँ नहीं था, लेकिन उसका ट्राउज़र वहाँ पड़ा हुआ था। वहाँ बॉस के साथ एक चश्मे वाला लड़का भी था। बॉस ने हमसे कहा कि ट्राउज़र थैली में डालकर रख दो। इसके बाद मैं वापस अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन उस वक्त नींद नहीं आ रही थी। फिर फजर की नमाज़ पढ़कर सो गया। गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मज़ीद बताया कि कुछ दिन बाद घर पर पुलिस का छापा पड़ा और फायरिंग हो रही थी। हम अपने कमरे में थे और फिर छुपकर वहाँ से बाहर निकलकर चले गए थे। फिर हम 10 तारीख को सामान उठाने बंगले के पास आए तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया। जो वाक़या हुआ था वो हमने पुलिस को सच सच बता दिया था। पुलिस उसी रात हमें बंगले पर ले गई थी। हमने पुलिस को खून के निशानात दिखाए। पुलिस ने कालीन के टुकड़े काटे थे। हमने वहाँ पर गोली का निशाना भी दिखाया था। पुलिस हमें उस रात थाने ले गई थी और मोबाइल नंबर लेकर छोड़ दिया था। फिर बाद में पुलिस ने हमें फ़ोन करके बुलाया था। इस मौके पर जब गवाह गुलाम मुस्तफ़ा का बयान मुकम्मल हुआ तो अदालत ने उससे कहा कि देखो क्या मुल्जिमान यहाँ मौजूद हैं। तो गुलाम मुस्तफ़ा ने मुल्जिम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। इसके बाद मुल्जिम अरमगान के दूसरे मुलाजिम ज़ुहैब बतौर गवाह बयान देने लगा। तो अदालत ने उससे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है और नाम क्या है। तो उसने जवाब दिया कि मेरा नाम ज़ुहैब है, उम्र 17 साल है, मैं अरमगान के घर पर काम करता था। हमें एक कमरा दिया हुआ था, सफाई करके वहीं चले जाते थे, बाकी हमें कहीं और जाने की इजाज़त नहीं थी। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा नामी शख्स आया था और वो ऊपर बॉस के कमरे में चला गया था। उसने जैकेट पहनी हुई थी। मुस्तफ़ा ऊपर गया तो कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज़ आई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर हम मेन गेट की तरफ भागे। थोड़ी देर बाद हमें पानी की बोतल लेकर ऊपर आने का कहा गया। हमसे कपड़े और शावर मंगवाया गया और कहा गया कि ये खून साफ़ करो। बाद में गेट पर कुंडी लगाने गया तो देखा कि वो गाड़ी जो अंदर आई थी वो नहीं थी। दिन को 1:30 बजे उठे थे तो खिड़कियां और दरवाजे बजाने की आवाज़ें आने लगीं। हमने कुंडी खोली तो अरमगान और उसका दोस्त थे। हमें कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दी गई। गवाह ज़ुहैब के बयान के मुताबिक मैं 23 दिन बाद हैदराबाद से वापस आया। फिर 8 फरवरी को पुलिस मुकाबला हुआ था। 10 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद पुलिस हमें थाने से बंगले ले गई। हमने जहाँ से खून साफ़ किया था वो पुलिस को बता दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने हमारा बयान लिया और हमें छोड़ दिया। इस मौके पर अदालत ने गवाह ज़ुहैब से कहा कि देख कर बताएं कि क्या मुल्जिमान कमरा अदालत में मौजूद है। तो गवाह ज़ुहैब ने मुल्जिम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। साथ ही आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराने के दौरान तफ्तीशी अफसर ने अदालत से कहा कि मुल्जिम का बाप गवाह को धमकियां दे रहा है। तो अदालत ने रिमांड दिए कि धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और विटनेस प्रोटेक्शन के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करें। जबकि इससे पहले आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में दोनों मुल्जिमान को मजीद जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए पेश किया गया था, जहाँ मुल्जिम अरमगान की जानिब से आबिद ज़मान एडवोकेट ने वकालतनामा जमा करा दिया और अदालत ने कमरा अदालत में मुल्जिमान की उनके वालिदैन से मुलाकात भी करवा दी। मुल्जिमान के वकील ने जिस्मानी रिमांड देने की मुखालफत कर दी, जबकि खुद मुल्जिम अरमगान ने अदालत में शिकायत की कि मुझे मुसलसल अजियत में रखा जा रहा है, मुझे खाना नहीं दिया जा रहा है, 10 दिन से वॉशरूम नहीं जा सका हूँ। तो अदालत ने रिमांड दिए कि ऐसा इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं है। 10 दिन बाथरूम न जाने वाला इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। इस दौरान सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की जाए। मुल्जिमान ने एक लड़की पर तशद्दुद किया, लड़की को तलाश कर लिया है, आज उसका बयान रिकॉर्ड करना है और DNA भी कराना है। साथ ही गवाहान के 164 के बयानात भी कलमबंद कराने हैं। जबकि केस की तहकीकात के लिए GIT भी तश्कील दे दी गई है। इस पर मुल्जिम के वकील आबिद ज़मान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्जिमान या गवाहान के बयानात कलमबंद करने से पहले हमें नोटिस किया जाए। 4 घंटे पुलिस मुकाबला चला। अरमगान की वालदा ने उसको सरेंडर कराया है, उनका बयान कलमबंद कराया जाए। साथ ही अरमगान का मेडिकल चेकअप भी कराया जाए। तफ्तीशी अफसर ने मज़ीद कहा कि ये कोई मामूली केस नहीं है। DHA समेत पूरे मुल्क में सनसनी फैली हुई है। मुल्जिमान से मनी लॉन्ड्रिंग और मंशियात की स्मगलिंग की तहकीकात करनी है। मुल्जिम इंतहाई शातिर है और इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं कर रहा है। आज समाअत के दौरान मुल्जिम अरमगान ने अदालत से ये भी कहा कि मुझे पुलिस रिमांड पर ना दिया जाए, पुलिस वाले मुझ पर हंसते हैं। ताहम समाअत के बाद अदालत ने मुल्जिम अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी। साथ ही मुल्जिम के मेडिकल चेकअप की हिदायत भी कर दी। इसके अलावा आज पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के लिए DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सरबराही में 6 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी है, जो मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात करेगी। साथ ही आज इसी केस के हवाले से IG सिंध कराची, पुलिस चीफ, DIG, CIA, SSP AVCC और SSP SIU को वज़ीर आला हाउस में तलब किया गया था। मुस्तफ़ा आमिर केस में दोनों अदालतों में क्या माहौल था, इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अमीन, ज़ाहिर है जो 2 मुलाजिम हैं जिन्होंने
बाकायदा तौर पर वो एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने खून साफ़ किया, वक़ुआ के हवाले से आज उन्हें गवाह के तौर पर पेश तो कर दिया, मगर क्या प्रोसिक्यूशन कॉन्फिडेंट है कि ये जो गवाही दी है ये आगे क्रॉस में स्टैंड भी कर पाएगी या उल्टा मुल्जिम को फ़ायदा नहीं पहुंचा देगी? ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि इस केस में कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं मिला, कोई आज़ाद गवाह नहीं मिला और उसी जो मरकज़ी मुल्जिम है अरमगान, उसके 2 मुलाजमीन को इसमें स्टार विटनेसेस बनाया गया और उनके आज 164 के बयान रिकॉर्ड कराए गए हैं, जिसमें उन्होंने ख़ुद बताया कि उन्होंने जाए वक़ुआ से खून के निशानात मिटाए और इसके साथ साथ वो खून साफ़ किया। वो तमाम जो उन्होंने जो भी किया मुल्जिम अरमगान के कहने पर किया। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि PPC की सेक्शन 202 और 201 के तहत अगर पुलिस चाहती तो इनको भी शवाहिद मिटाने और शवाहिद छुपाने के इल्ज़ाम में एज एक्यूज़ जो है वो इस केस में शामिल किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने दोनों मुलाजमीन को जो है वो बतौर गवाह जो है अदालत में आज पेश किया है और उनके 164 के बयानात कलमबंद कराए हैं, जिन्होंने 6 जनवरी को जो वाक़या हुआ था, शुरू हुआ था, उसके बाद तमाम तफसीलात अदालत को बताई हैं और उन्होंने ये सब वाक़या जो पेश आया था कि किस तरह वहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ, 4 घंटे पुलिस मुकाबला चला। हैरानकुन बात है कि उसके बाद जो दोनों मुलाजमीन थे वो वहाँ से बासानी चले गए और उसके बाद जब वो अपना सामान वापस लेने आए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया, जिसके बाद पूछगछ पे उन्होंने तमाम वाक़या जो था पुलिस को बताया और पुलिस ने उनका बयान कलमबंद किया और उसके बाद आज उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया है, जहां पर उन्होंने दोनों गवाहों ने अपने बयानात कलमबंद किए हैं, दोनों मुल्ज़िमान को अदालत के सामने शनाख्त किया है और कहा है कि ये दोनों इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं और तमाम तफसीलात भी अदालत के सामने रखी उन्होंने। और जो डिफेंस है वो किस हद तक परेशान हुई इस गवाही के बाद जो 2 मुलाजमीन ने दी है, और साथ ही मुझे बताएगा कि जो अरमगान है पुलिस को कह रही है ताउन नहीं कर रहा, मजीद रिमांड ले लिया है, उसके आज क्या हालात थे? जी देखिए शाहजेब साहब, आज मुल्जिम जो है वो काफ़ी हद तक बॉडी लैंग्वेज जी थी वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। इससे पहले हमने 2 रिमांड पे उसको देखा कि वो अचानक खड़े खड़े गिर जाता था और हवास बाख्ता हो जाता था, लेकिन आज वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था और जब दोनों गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए थे तो उन्होंने अपने साथ ही खड़े हुए जो शरीक मुल्जिम शहराज है उससे कहा कि डटे रहना, घबराना नहीं है और उन्होंने फिर तफ्तीशी अफसर की तरफ देखा, मुस्कुराया और उसके बाद उसके चेहरे पर दोबारा चादर डाली गई और पुलिस एहलकार जो उस वक्त तफ्तीशी अफसर के साथ आए हुए थे दोनों मुल्जिमान को कमरे अदालत से लेकर चले गए और आज जो है वो मुल्जिम अरमगान जो है वो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था। मुल्जिमान के वकला का भी यही कहना था कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में जो खामियां हैं वो आगे ट्रायल में जाकर सामने आएंगी, ताहम आज उन्होंने अच्छा किया कि इन दोनों गवाहों के बयानात कलमबंद करा लिए हैं जो यकीनन आगे जाके मुल्जिमान के लिए ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। शुक्रिया अमीन, तफसीलात बता रहे थे। इस केस में शुरू से ही पुलिस के किरदार पर सवालात उठते रहे हैं, उसके बाद जज जाकिर हुसैन के किरदार पर भी सवालात उठे थे। बड़ा लाजमी है कि पुलिस शफाफ अंदाज में तहकीकात आगे बढ़ाए और इस तरीके की एविडेंस हो जिस पर सवाल ना उठ रहा हो कि आपने ये जो काम किया है ये आगे जाके ट्रायल में स्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।